हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग। आज के फर्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। डेवलपमेंट का डेफिनेशन जो है, डेवलपमेंट इंडिकेट्स चेंजेस रिलेटेड टू ग्रोथ एंड मूव्स टुवर्ड्स मैच्योरिटी। तो जो विकास होता है, ये इंडिकेट करता है कोई एक पर्सन के अंदर जो जो कुछ भी चेंजेस होता है, ग्रोथ के रिलेटेड हो या फिर एक कोई इंसान, एक बच्चा मैच्योरिटी की तरफ जाता है, तो हम इसे डेवलपमेंट बोल सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट का। The process of development continues from the moment of conception till as long as the individual lives। बच्चा जब माँ कंसीव करती है, तब से लेकर जब इंसान जिंदा रहता है, तब तक हमारा डेवलपमेंट होता है, तब तक विकास होता रहता है। ये प्रोसेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है ये प्रोसेस। डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ सर्टेन सीक्वेंस। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है, जैसे कि इन्फेंसी का डेवलपमेंट इन्फेंसी में ही होता है, उसके बाद थोड़ा बच्चा जब बड़ा होता है, उस हिसाब से एज के हिसाब से उसका सिक्वेंशियली ही विकास होता है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटी में भी डेवलपमेंट होता है। जनरली डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव है, और कुछ हद तक ये क्वांटिटेटिव भी है। हम मेजर कर सकते हैं कि कितना डेवलप हुआ है उसका। As human growth and development is a very complex process, it is affected by number of factors। ह्यूमन का जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर। तो ये बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड भी होते हैं। आसपास की चीज जो है, ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान जो भी जन्म लेता है वो एक साथ विकास करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक ह्यूमन के ग्रोथ और डेवलपमेंट को। वन कैन नॉट प्रेडिक्ट द रेट ऑफ डेवलपमेंट एक्यूरेटली। किसी एक बच्चे को या फिर कोई भी बढ़ता हुआ बच्चा को देखकर हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा इतना ही डेवलप करेगा, इसका इतना ही डेवलपमेंट होगा, इतना ही विकास होगा। हम एक्यूरेटली नहीं बोल सकते। द रेट ऑफ डेवलपमेंट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो रेट है किसका कितना डेवलपमेंट होगा इतने टाइम में, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम आगे जाकर देखेंगे किस किस फैक्टर का इफेक्ट आता है डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो विकास के हैं। विकास के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ये। कितने टाइप के डेवलपमेंट होता है? पहला जो होता है वो फिजिकल होता है, शरीर के लेवल पर होता है डेवलपमेंट। उसके बाद कॉग्निटिव होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर किसी के इंटेलेक्ट कितना डेवलप हो रहा है, उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, बच्चा सोसाइटी के साथ कितने अच्छे से घुल मिल पाता है या फिर इमोशनली कितना स्ट्रांग हो रहा है, वो उसका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चा एक नया लैंग्वेज सीखता है, उसके थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। वो लैंग्वेज के अलग अलग भावना अपना प्रकाश करता है, वो तो वो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। लास्ट में आता है मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट में बच्चा मोरालिटी सीखता है, उसके अंदर कुछ एथिक्स आता है जिसको लेकर बच्चा आगे बढ़ता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है। पहला हमने देखा फिजिकल, जो शरीर के लेवल पर होता है। कॉग्निटिव, जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर होता है। सोशल एंड इमोशनल, ये आसपास के एनवायरनमेंट से बच्चा कुछ सीखता है और उसे अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करता है। लैंग्वेज, वो भी अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है, आसपास के लोग किस भाषा में बात करते हैं, उसे उसका लैंग्वेज डेवलप होता है। मोरालिटी भी अपने परिवार या फिर आसपास से देखकर, या फिर जो भी उसका गार्डियनशिप ले रहे हैं, सबसे कुछ कुछ मोरल वैल्यू वो लर्न करता है, या फिर कोई उसे सिखाते हैं तो उसका मोरालिटी डेवलप होता है। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन कौन से स्टेज पर चाइल्ड डेवलप होता है। पहला जो है वो है इन्फेंट और बेबीज। इन्फेंट और बेबीज, बच्चा जब जन्म होता है तो उसे हम इन्फेंट बोलते हैं और बेबी बोलते हैं। ये ये जो उम्र है उसका, वो बॉन्ड डेवलप करता है लाइफ टाइम तक। वो कोशिश करता है जिसके साथ भी वो, इस टाइम का बॉन्डिंग उसका लाइफ टाइम तक रहता है। जनरली ये माँ के साथ होता है।
माता पिता के साथ होता है ये बॉन्डिंग, या फिर घर में जो और भी सदस्य है जैसे कि दादा दादी नाना नानी जो जो कोई भी पास में प्रेजेंट होते हैं, भाई बहन, इनके साथ उसका धीरे धीरे बॉन्डिंग आगे जाता है। टाइम फॉर पेरेंट्स टू डिस्कवर द न्यू पर्सन, ये टाइम होता है कि बच्चे की जो नया मेहमान घर पे आया है उसके अंदर क्या क्या नई चीज है उसको डिस्कवर करने का टाइम है ये। बच्चा हंसता है खेलता है तो हमें मजा आता है, अच्छा भी लगता है, और ये होना भी चाहिए। ये डिस्कवरी हमें खुशी देनी ही चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में है पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट। अब पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड, रेस्पेक्ट, सपोर्ट एंड एनकरेज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड एबिलिटीज ऑफ ईच चाइल्ड। जो कोई भी बच्चा, ये 0 से लेकर 2 इयर्स तक बच्चे के अंदर कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है वो हर बच्चे के लिए यूनिक होता है। जैसे किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। हर बच्चे का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है और पेरेंट्स को उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे को सहयोग की जरूरत होता है और इनकरेज भी करना चाहिए, हमें प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों को कि नहीं, जो कुछ भी उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है हम उसको समझते हैं और सम्मान देते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है बच्चों का, टोडलर और प्री स्कूलर, जनरली 8 2 से लेकर 5 इयर्स तक होता है। जब बच्चा स्कूल के बारे में सोचता है, आसपास के बच्चों को देखता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो भी सोचता है मैं भी स्कूल जाऊं, या फिर स्कूल पढ़ने की तैयारी करता है, वो प्ले स्कूल में जाता है। तो ये एज होता है टोडलर्स का। चिल्ड्रंस आर फ्री टू रोम अराउंड, क्योंकि बच्चा नया नया चलना सीखता है तो हर जगह घूमना फिरना उसे उसे अच्छा लगता है। वो घूमता भी है, भाग के इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और उसे ये करना भी चाहिए। ये उसे फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। उसके बाद इस एज में उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। वो लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोलने की कोशिश करता है, वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करके बोलने की कोशिश करता है। तो उसमें इस एज में उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और यही टाइम होता है उसका रैपिड फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का। बहुत जल्दी उसका जो हड्डियां बहुत कमजोर थी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। और जो कुछ नहीं सोच पा रहा था, बच्चा था कुछ नहीं कह पा रहा था, तो अब कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है। और ये टाइम भी होता है कि बच्चा ना बोलना सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा इस एज में ना कहना सीखता है। कोई चीज उसे अच्छा लग रहा है तो वो कर रहा है, खा रहा है। कोई चीज उसे अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं बोल रहा है। और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं कि बच्चा नहीं बोल रहा है तो हमें गुस्सा आता है कि ये क्यों नहीं बोल रहा है। हम हमें समझना चाहिए कि बच्चा क्यों नो बोल रहा है। अगर उसे कुछ खाना पसंद नहीं आ रहा है तो उसे नहीं खा रहा है, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उसे किस तरह से उसे दे ताकि वो खाए, ना कि उसके ऊपर गुस्सा करे। ये था उसका टोडलर का स्टेज। नेक्स्ट स्टेज जो आता है ये स्कूल एज चिल्ड्रन का स्टेज, जो कि है 6 से लेकर 12 इयर्स तक। ये पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम चिल्ड्रन नीड constant supervision so that they can learn to make good choices and exercise self discipline। इस एज में बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपरविजन की जरूरत है बच्चों को। यही वो टाइम है जब आप बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। सख्त रहिए उनके लिए, फार्म रहिए, डेमोक्रेटिक रहिए। इस टाइम में ही आप उसे सेल्फ डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। यही वो एज है। बच्चा भूल जाएगा ये चीज आगे जाके, अगर आप उसे पनिश करते हैं, कुछ भी करने के लिए बोलते नहीं तुमने ये किया, ये गलती किया है तो उसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तो बच्चा इससे सीखता है। अगली बार कभी भी वो लाइफ में ये मिस्टेक करने से डरेगा, ये सोचेगा कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, तो डिसिप्लिन हो जाता है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स नीड टू इम्पार्ट और पास इंफॉर्मेशन अ मोरल कोड दैट द चाइल्ड ग्रेजुअली इंटरनलाइज। इस एज में कोई भी मोरालिटी अगर हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो यही एज है, हम बच्चों को सिखा सकते हैं। Next point, parents must be able to praise and encourage for their children's achievement, but parents must also be able to allow them to sometimes experience the natural consequences for their behavior or provide logical consequences to help them learn from mistakes। बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो इस एज में पेरेंट्स को उसे प्रेज करना चाहिए। अच्छा स्कोर कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है, तो उसे प्रेज करना चाहिए। और कोई चीज अच्छा वो कर रहा है पर हमें लग रहा है नहीं लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो हम उसे एनकरेज कर सकते हैं कि थोड़ा और अच्छा करो। तो ये पेरेंट्स को करना चाहिए। और उसके साथ ही पेरेंट्स को
ये भी करना चाहिए कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, किसी से मिसबिहेव कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, तो इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है उसे फेस करने देना है हमें बच्चों को। नहीं कि हम ऐसे छिपा के रख देंगे, नहीं हमारा बच्चा है वो क्यों किसी को सॉरी बोलेगा, तो ऐसा नहीं। अगर बच्चा किसी से मिसबिहेव किया है, गलत तरीके से बात किया है, तो बच्चा को बोलना चाहिए कि तुम जाके उसको सॉरी बोलो। तो ये सब हमें करना चाहिए, क्योंकि वो अपने मिस्टेक से सीखेगा, वो डिसिप्लिन बनेगा। अपने बढ़ती उम्र के साथ वो डिसिप्लिन बनता जाएगा। नेक्स्ट स्टेज जो है वो एडोलसेंट है, जो टीनेजर का एज है। ये एक ऐसा एज है जो बहुत जल्दी बच्चे फिसल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, देखते हैं ये पॉइंट हम। एडोलसेंस इज अ ट्रांजिशनल एज स्टेज ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट जनरली ऑकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी टू एडल्टहुड। जब एक लड़का हो या लड़की, जब प्यूबर्टी आ जाता है तो फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आते हैं, वो डेवलप करता है इस एज में। और ये जो चेंजेस होता है उसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चा के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी। पर हमें ही हैंडल करना होगा। और बच्चों को पहले से ही अगर हमने सेल्फ डिसिप्लिन बना दिया है, ये स्कूल एज चिल्ड्रन जो एज है 5 से 6 से लेकर 12 ईयर तक, अगर हमने उसे सेल्फ डिसिप्लिन बना दिया है तो ये एज थोड़ा सा इतना कठिन नहीं होगा, इतना डिफिकल्टीज नहीं आएगा। फिर भी बहुत केयरफुल रहना है इस एज में बच्चों को संभालते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है, बहुत सारे डेवलपमेंट होता है। एडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ रैपिड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इस टाइम में वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत होता है उसी के अंदर। इंटेलेक्चुअली वो डेवलप कर रहा है, वो सोच रहा है मैं सारा कुछ कर लूंगा। मतलब जिस जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाता है, तो टीनेजर्स को लगता है कि नहीं, हम तो सब कर लेंगे इस एज में, ऐसा लगता है। हमें क्या करना है, जो भी एनर्जी है उनका उसे चैनलाइज करने की जरूरत है, एक चैनल दे देंगे। अगर हम चैनल नहीं देंगे, सोचिए पानी आ रहा है, बहुत फोर्स में आ रहा है, अगर हम उसके लिए चैनल नहीं बना रहे हैं तो पानी क्या करेगा, इधर उधर जाएगा पानी, फ्लड आ सकता है। अगर हम चैनल बना देते हैं पानी के लिए, नहीं ये पानी को इस खेत में जाना चाहिए, कि ये पानी को इस काम में जाना चाहिए, तो वो अपने काम में लग जाएगा, फिर वो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं लाएगा। तो ये करना है हमें, किसके साथ, टीनेजर्स के साथ। उनकी जो एनर्जी है उसे हमें चैनलाइज करने की जरूरत है। पेरेंट्स शुड क्रिएट पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट, और हम ये कैसे करेंगे, ये करने के लिए हमें पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए घर के अंदर, इंक्लूडिंग फन एक्टिविटीज। हमें फन एक्टिविटी इंक्लूड करना चाहिए उसके अंदर, बच्चे को मजा आए, टीनेजर्स को मजा आए। टीनेजर वही करते हैं, जनरली बच्चे वही करते हैं जिसमें उन्हें मजा आता है। उनके पास इतना थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है। जब लोग बड़े हो जाता है तो जॉब जॉब के चक्कर में हमें कुछ अच्छा ना लगे फिर भी हम कर रहे हैं मजबूरी में। पर बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो वही करते हैं जिसमें उन्हें मजा आता है। कोई बच्चा कार्टून देख रहा है क्योंकि कार्टून देखने में उससे मजा आता है, दोस्तों के साथ घुलता मिलता है, क्यों, उसको मजा आ रहा है। तो अगर वही मजा वही फन हम उसे घर पे दे दे, वो घर पे रहने की कोशिश करेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करके, ना कि बाहर जाके घूम के बेकार के। ऐसे घूमना फिरने की भी बहुत जरूरत है, अच्छी जगह जाए, अच्छी चीजें देखे, इसकी भी बहुत नेसेसिटी है एक टीनेजर के लाइफ में। पेरेंट्स को ओपन माइंडेड होना चाहिए, ओपन पेरेंट्स होना चाहिए, और अपने चाइल्ड के साथ ओपन कम्युनिकेशन भी करना चाहिए। बच्चे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है, आपको क्लियरली उसे आंसर करना है, जैसे उसे समझाते हुए। उसे अगर छुपाएंगे तो बात बिगड़ सकता है। और उसे हैंडल करने के लिए उसके साथ अगर हम कभी कभी ऐसा, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स शूर हो जाते हैं, नहीं सुन रहा है एक थप्पड़ लगा दो, गाली दे दो, ये सब करके हम टीनेजर्स को हैंडल नहीं कर सकते। एंड द encouragement टू पार्टिसिपेट इन पॉजिटिव एक्स्ट्रा करिकुलर एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। कोई स्पोर्ट्स दे दो, कोई लर्निंग जिसमें उसको इंटरेस्ट है उसमें उसको टाइम स्पेंड करने दो। नहीं सिर्फ पढ़ाई 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 अगर हम करते रहेंगे तो बाकी चीज में उसे, क्योंकि ये जेन्युइन सी बात है कि बच्चों को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो किसी भी चीज में अगर उनका इंटरेस्ट है, वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ के उन्हें इसमें एंगेज करो, उसे मजा आएगा। तो ये एज में उन्हें हैंडल करना
इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये था कुछ स्टेजेस ऑफ चाइल्ड का, जो 4 स्टेजेस हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव लाइक इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन। इट इज प्योरली फिजिकल। ग्रोथ जो होता है जनरली हम इसे फिजिकल ग्रोथ को ही इंडिकेट करते हैं। किसका वेट कितना बढ़ रहा है, कितना सेंटीमीटर या फिर कितना फीट में, इंच में, हम इसे ग्रोथ बोलते हैं। कितना उसका क्या, मैं शायद इसे वेट बोलती, तो हाइट कितने इंक्रीज हो रहा है, सेंटीमीटर में या फिर इंच में। और वैसे ही वेट कैसे इंक्रीज हो रहा है, केजी में, पाउंड में। तो ये सबको हम ग्रोथ बोलते हैं। जनरली ये बॉडी की ग्रोथ होता है। इट इज प्योरली फिजिकल। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। ग्रोथ को हम देख के मेजर कर सकते हैं, पर डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। द सब्जेक्ट टू मेजरमेंट। ग्रोथ मेजरमेंट को सब्जेक्ट करता है पर डेवलपमेंट नहीं करता। डेवलपमेंट इन क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। अगर डेवलपमेंट को क्वांटिटी में देखा जाए तो हम उसे ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि किसी का वेट सपोज पहले कम था, अब कितना केजी बढ़ा है, कितना केजी का विकास हुआ है उसमें, अगर वो हम मेजर कर पाते हैं तो हम उसे ग्रोथ बोलते हैं। वैसे ही पर डेवलपमेंट को डायरेक्टली हम ग्रोथ के साथ रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो एक वाइड एंड कम्प्रिहेंसिव टर्म है, व्हिच रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ। एक बच्चे का जो कुछ भी विकास हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है उसका, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। A child may grow, but this growth may not bring any functional improvement or development। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा का पूरा ग्रोथ तो हो जाता है, जितना हाइट तक उसे पहुंचना था, जितना वेट तक पहुंचना था वो पहुंच गया, पर उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं आया है। बात करने का तरीका नहीं सीख पाया, पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो गया तो डेवलपमेंट आ जाएगा, ये जरूरी नहीं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाता है पर डेवलपमेंट हो जाता है। किसी का हाइट नहीं बढ़ पाता है, वेट नहीं बढ़ पाता है, फिर भी उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आना था, जो डेवलपमेंट आना था, वो आ गया है। लास्ट पॉइंट है ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। एक एज तक ही ग्रोथ होता है। फिजिकल जो ग्रोथ होता है वो हर एज में, मतलब मध्य दम तक नहीं होता। हाँ, कुछ बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ होता है, पर जो हमारा जैसे कि हाइट का बढ़ना, नाक बड़ा हो रहा है, हाथ बड़ा हो रहा है, वो एक सर्टन एज तक ही आकर रुक जाता है। पर डेवलपमेंट कहीं रुकता नहीं है। जब तक हम जिंदा है तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। कुछ फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है हेरिडिटी। माँ बाप के पास जो भी कुछ क्वालिटीज था वो अपने ऑफस्प्रिंग के पास ट्रांसफर हो गया। इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच ट्रांसमिशन ऑफ मेनी फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज टेक्स प्लेस। सेकंड में है एनवायरमेंट। बच्चा किस टाइप के परिवेश में रह रहा है। As an individual receives many things from its environment, so the environment can be controlled to make it more favorable for individual's growth and development। क्योंकि एनवायरमेंट का बहुत असर होता है एक बच्चे के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, एक सिविलाइज्ड फैमिली में बड़ा हो रहा है अगर बच्चा, तो उसका बात करने का तरीका, घुलने मिलने की तरीका, खाने पीने की आदत, वो सारा अलग होता है। अगर कोई एक अनसिविलाइज्ड एनवायरमेंट में कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो अलग तरह से बिहेव करता है, उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। तो हमें हमें क्या करना चाहिए, ये जो एनवायरनमेंट है इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा फेवरेबल बनाना चाहिए, ताकि एक बच्चा पढ़ पाए उस कंडीशन में। जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ के आसपास हम देखने की कोशिश करते हैं कि चिटिया तो नहीं आ रहे आसपास, ये पानी कम नहीं पड़ रहा है, सनलाइट ठीक से आ रहा है या नहीं। तो अगर हम एक प्लांट के लिए इतना ध्यान दे पा रहे हैं, तो बच्चे के लिए हमें उसे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि बच्चा किस टाइप के एनवायरनमेंट में रह रहा है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का एक वाइटल रोल है एक इंडिविजुअल के ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ में। वो फिजिकल ग्रोथ के लिए तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए ही, उसके साथ उसके मेंटल ग्रोथ में भी उसे न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माल न्यूट्रिशन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जब माल न्यूट्रिशन होता है कोई भी बच्चे को,
अगर खाने पीने की तकलीफ हो रहा है, ठीक से उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, ठीक से उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा आगे जाके? बच्चे का फिजिकल ग्रोथ तो रुक जाएगा, जो उसका क्या स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, और उसके साथ ही उसका फंक्शनल डेवलपमेंट जो भी उसके अंदर होना था वो भी रुक जाएगा, या फिर जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो ये न्यूट्रिशन का पॉइंट था कुछ, अगर न्यूट्रिशन के अभाव हुई तो ये सारा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है चाइल्ड जेंडर। जेंडर के हिसाब से बच्चा का ग्रोथ हो जाना चाहिए, अगर ये हो जाता है तो वो बच्चे को उसमें से कॉन्फिडेंस आता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। देयर इज डिफरेंस इन ग्रोथ ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल। बॉय और गर्ल के हिसाब से, जैसे कि एक बॉय का हाइट एक गर्ल से हाइट, गर्ल के हाइट से थोड़ा सा क्या होता है, बॉय का हाइट जनरली, बॉयज थोड़े लंबे होते हैं, गर्ल्स थोड़े शॉर्ट हाइट के होते हैं, और बॉयज का जो वॉइस है वो थोड़ा सा एज के हिसाब से रूड होता है, और गर्ल का वॉइस स्वीट रहता है। तो ये कुछ जेंडर के हिसाब से उनका ग्रोथ है। उसके बाद आया अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन क्या है? एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट अगर हम बच्चे को दे रहे हैं, तो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, बच्चा लर्न करता है कि नहीं, आगे जाकर मुझे ये करना है। उसके अंदर एक चाहत क्रिएट होती है कोई भी स्कूल अटेंड करने की, स्पोर्ट्स में जाने की। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट encourages गुड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो बच्चा उसे क्या करेगा आगे, वो क्या पढ़ने वाला है, क्या करने वाला है, उसके लिए उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। पर अगर हम उसे एक अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में रखते हैं तो बच्चा इतना डेवलप नहीं कर पाता है, या फिर जो भी उसका पोटेंसी था उसके अंदर वो उसके तक नहीं पहुंच पाता है, अगर हम उसे एक क्या अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो। जैसे कि इसको और थोड़े अच्छे से हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। बच्चे आजकल क्या होता है, जब बच्चा स्कूल, प्री स्कूल में जब जाता है, तो उसे नया पिक्चर दिखाया जाता है कि ए से एप्पल डायरेक्ट ना पढ़ा के एक पिक्चर दिखा दिया जाता है कि ए पर ये होता है, एप्पल होता है, तो बच्चे के अंदर पहले से ही एप्पल का इमेज क्रिएट हो गया। तो ये उसके लिए एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है। दूसरी तरफ अब एक अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में हम उसे सिर्फ रटाए जा रहे APPLE, एप्पल बोलो बोलो बोलो, तो बच्चे को इतना इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि उसके अंदर वो स्टिमुली ही क्रिएट नहीं हुआ, तो उसके बिलो पोटेंशियल बच्चा काम करेगा। नेक्स्ट है चाइल्ड हियरिंग प्रैक्टिस। हियरिंग प्रैक्टिस में क्या करना है, पेरेंट्स को थोड़ा सा फार्म बनना है, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक बनना है। ऐसा नहीं कि बच्चे को खुला छोड़ दो, बच्चा जो भी करना चाहे उसे करने दो, नहीं। पेरेंट्स शुड ब्रिंग अप देयर चाइल्ड बीइंग अ डेमोक्रेटिक और फार्म पेरेंट। डेमोक्रेटिक बनो, सख्त रहो उसके लिए। गलती कर रहा है, उसका पनिशमेंट उसे भुगतने दो। अपना काम नहीं किया है, उसे बोलो वो खुद करे, ना कि पेरेंट्स खुद करते हैं आगे। नहीं, बच्चों को ये सब सीखना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल बनता है। दे मेक दे कैन मेक बेटर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। पर्सनली भी वो एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, और कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी वो एडजस्टमेंट करना सीख लेते हैं। और दूसरी, और अगर एक एक्सेसिवली परमिसिव पेरेंट्स के पास बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा कुछ भी कराए, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा पेंसिल खो कहीं पे गिरा के आ गया, तो नया पेंसिल ला के दे दो। बच्चा किसी मिसबिहेव कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, तो पेरेंट्स बोला चलो बच्चा है कर रहा है। बच्चा अपना शू कहीं फेंक रहा है, क्या कर रहा है, पेरेंट्स उसे खुद ढूंढ के ला के आके रख देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, चिल्ड्रन लैक अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। चिल्ड्रन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस नहीं रहता, वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है डिपेंडेंट होके चला जाता है, अपने अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लाता। ये कुछ फैक्टर्स था। अब देखते हैं व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस। लर्निंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं अंडरस्टैंडिंग।
अपने अंदर एक्वायर करते हैं, जमा करने लगते हैं क्या, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, ज्ञान लाते हैं, बिहेवियर अपना व्यवहार, स्किल दक्षता के विकास होता है, वैल्यूज, एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस, ये सारे चीज के जो हमारे अंदर एक्वायर हो रहा है उसको हम लर्निंग बोलते हैं। द एबिलिटी टू लर्न इज पोजेस्ड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सम मशीन्स। देयर इज आल्सो एविडेंस फॉर सम काइंड ऑफ लर्निंग इन सर्टेन प्लांट्स। और ये जो लर्निंग की प्रोसेस है ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, एनिमल्स में, मशीन्स में भी देखा गया है। तो ऐसे भी कहते हैं कि प्लांट्स भी सीखते हैं, प्लांट्स के अंदर भी लर्निंग का प्रोसेस होता है। सम लर्निंग इज इमीडिएट इंड्यूस्ड बाय अ सिंगल इवेंट। कोई कोई लर्निंग हम फौरन सीख लेते हैं, बच्चा भी फौरन सीख लेता है एक सिंगल इवेंट से। और कोई कोई चीज उसे टाइम लगता है, जैसे कोई स्किल सीख रहा है, एक छोटा गाड़ी लाके उसे दे दिया, उसे चलाना सीख रहा है, छोटा सा प्ले वाला कंप्यूटर लाके दे दिए, बच्चा उसे चलाना सीख रहा है। स्किल डेवलपमेंट होने में, वो लर्न करने में उसे थोड़ा टाइम लगता है। which but much skill and knowledge accumulate from repeated experience। ये बच्चे के लिए और बड़ों के लिए भी ये भी सही है। रिलेशनशिप जो है डेवलपमेंट और लर्निंग के अंदर, मोस्ट केसेस में देखा गया है कि जो डेवलपमेंट है ये प्रोसेस लैग बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग के थोड़ा पीछे चलता ही है। जैसे कि हम लर्न तो बहुत कुछ करते हैं पर वो हमारे अंदर वो डेवलपमेंट लाता है या नहीं, उतना डेवलपमेंट नहीं लाता। इसलिए डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग प्रोसेस के पीछे रहता है। द लर्निंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेवलपमेंट। वही लर्निंग अगर हम बार बार कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, बच्चा भी कंसिस्टेंटली लर्न कर रहा है, तो उसके अंदर वो डेवलपमेंट आता है। ऑल्दो लर्निंग डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, द टू आर नेवर अकॉम्प्लिश्ड इक्वली और इन पैरेलल। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि लर्निंग हो रहा है मतलब डेवलपमेंट भी होगा, या फिर जितना लर्निंग हो रहा है उतना ही डेवलपमेंट होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों कभी भी एक पैरेलल लाइन पे नहीं चलते हैं। जैसे अगर लर्निंग ऐसे जा रहा है और हम बोलेंगे कि नहीं डेवलपमेंट भी इसके साथ ऐसे ही चले, तो ये नहीं होता है। हाँ, कभी कभी लर्निंग इतना हो, डेवलपमेंट इतना होता है, या फिर और भी कम हो जाता है, कभी कभी होता ही नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो इसको हम नहीं बोल सकते कि द टू आर नेवर अकॉम्प्लिश्ड इक्वली, इक्वली तो नहीं चल सकते, या फिर पैरेलली भी नहीं चल सकते। तो ये था आज का लेक्चर, रिलेशनशिप। हमने देख लिया ये रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। हमने सारा स्लाइड कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।